Hi everyone, my name is Ankita Tomar and welcome to Legal Edge After College. So आप बैकग्राउंड में जैसा कि देख सकते हैं, there's a heinous picture, a very disturbing picture, as well as the topic is written on it and which is genocide. जेनोसाइड एक ऐसा टर्म है जो हमने कई बार सुना है लोगों को यूज करते हुए, खुद भी हमने कभी यूज किया है, बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है आज हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। साथ ही में ये टर्म जो है क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप में से जो क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने पास्ट ईयर पेपर्स देखे हैं तो मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग कि व्हाई दिस टॉपिक इज a hot topic for today's discussion. So this topic has been asked for past 2 years on a continuous basis. ठीक है, क्यों ये टॉपिक बार बार रीअकर हो रहा है हमारे क्लैट पीजी के एग्जामिनेशन में, ये भी आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो पता चल जाएगा। बट जैसा कि मैंने बताया, पीवाईपीज अगर आपने देखे हैं, प्रीवियस ईयर क्लैट पीजी के पेपर्स अगर आपने देखे हैं, स्पेशली पिछले साल वाला, तो आपको डेफिनेटली ये पता होगा कि जेनोसाइड वहां पर पूछा गया था एग्जामिनेशन में, और जेनोसाइड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए कवर करने के लिए। सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक ऑल्सो। इट इज अ रिक्वेस्ट, और आप ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज एन इनिशिएशन फ्रॉम द साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट कि अगर ऐसे कोई भी टॉपिक्स हैं जो कंटेम्प्ररी हैं और या जो आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, यू गाइज कैन लेट अस नो इन द कमेंट बिलो, सो दैट हम आपके रिकमेंडेशन पे, आपके रिक्वेस्ट पे, आप लोगों के ओपिनियन के ऊपर टॉपिक सेलेक्ट करेंगे और उनके ऊपर वीडियोस लेकर के आएंगे, सो दैट द कनेक्ट बिटवीन अस कैन बी सेट बेटर एंड द गैप between you and your examination or the NLU that you are trying to get can be reduced। ठीक है, चलो सो अब देखते हैं हम जेनोसाइड के बारे में। एक बहुत ही हीनियस ऑफेंस है जेनोसाइड। क्या होता है देखते हैं। Okay, so firstly we'll start about the term, how it came into existence. So it was coined by Raphael Lemkin, who was a Polish lawyer basically। ठीक है, पोलैंड को बिलोंग करते थे, was a Polish lawyer, and इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था जहां पर इन्होंने दो अलग अलग लैंग्वेज के वर्ड्स को कंबाइन करके ये वर्ड बनाया था। द फर्स्ट वर्ड दैट इज जीनोस मीन्स पीपल, और यू कैन से बेसिकली अ रेस। ठीक है, सो जीनोस का मतलब क्या होता है, रेस या पीपल, विच इज अ ग्रीक वर्ड, एंड लेटर ऑन द अदर सफिक्स वाज एडेड टू इट विच इज कॉल्ड द सीडो। सीडो मीन्स किलिंग ऑफ पीपल, मास किलिंग ऑफ पीपल। ठीक है, सो इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके आपका जेनोसाइड जो वर्ड है वो आता है सामने। सो अगर हम एकदम लेमेन्स लैंग्वेज में बात करें तो जेनोसाइड बेसिकली क्या है। जेनोसाइड इज किलिंग ऑफ, genocide is intentional destruction of people in whole or in part। ठीक है, belonging to, belonging to a particular race और एथनिसिटी। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, एथनिसिटी के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, नेशनैलिटी के बेसिस पे, किसी भी ऐसे बेसिस पे जहां आप जिसकी वजह से आप लोगों को फिल्टर आउट कर देते हैं, उन या रिलीजन के बेसिस पे अगर आप लोगों को फिल्टर आउट कर देते हैं और फिर उनकी मास किलिंग्स करते हैं, तो देन दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। कैसा डिस्ट्रक्शन है, इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन है। चाहे आप पूरे के पूरे रेस का कर दें, पूरे के पूरे ट्राइब का, एथनिसिटी का कर दें, या फिर इन पार्ट आप उनका डिस्ट्रक्शन कर दें। In 1948, the United Nations Genocide Convention was defined, and it defined genocide as any of the 5 acts। यानी कि इस पूरे कन्वेंशन के अंदर 5 ऐसे एक्ट्स थे जिनको जेनोसाइड बुलाया गया। ठीक है, और ये सारे पांचों एक्ट जो है राफेल लेम्किन के द्वारा जो दिया गया डेफिनेशन था उसी के ऊपर बेस्ड थे। तो क्या है ये 5 एक्ट, आर्टिकल 2 बताता है। आर्टिकल 2 ऑफ द जेनोसाइड कन्वेंशन गिव्स अवे टेल्स यू अबाउट द 5 एक्ट्स। दीज 5 एक्ट्स आर बेसिकली killing of the members, causing serious bodily or mental harm to those people, imposing living conditions to destroy the group, preventing births and forcibly transferring children out of the group। ठीक है, ऐसा। अब एक चीज देखिएगा, ये जो सारे ही एक्ट्स हैं, ये पांचों एक्ट्स हैं, अगर हम इनको इनको कंक्लूड करने की कोशिश करें या इनका इंटेंट समझने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं इंटेंट क्या है, टू कर्व द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एथनिसिटी और रेस और पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों का जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना, उनको खत्म करना। ठीक है, सो समवेयर और द अदर इट इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, चलिए
अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, जेनोसाइड कन्वेंशन क्या है? जेनोसाइड कन्वेंशन वाज द फर्स्ट ह्यूमन राइट्स ट्रीटी adopted by the General Assembly on 9th December 1948, a very important date. आपको एग्जाम में ये डेट शायद ना पूछी जाए, बट अगेन एज अ फैक्ट दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9th of December 1948 को यूएन जनरल असेंबली ने यूएन कन्वेंशन जो है आपका जेनोसाइड के ऊपर, जिसको हम जेनोसाइड कन्वेंशन कहते हैं, उसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, आर्टिकल 1, अब यहाँ पर मैंने कुछ आर्टिकल्स डिस्कस किए, अ वेरी फ्यू आर्टिकल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर्स के हिसाब से दीज आर्टिकल्स आर, फर्स्ट इज द आर्टिकल 1 विच रिकॉग्नाइजेस जेनोसाइड कमिटेड इन टाइम्स ऑफ पीस और इन टाइम्स ऑफ वॉर। ठीक है, सो क्या कहता है आर्टिकल 1 ऑफ द यूएन कन्वेंशन ऑफ द जेनोसाइड कन्वेंशन? दैट genocide need not necessarily be committed at the time of war only, it can also be committed in the times of peace। ठीक है, अगर आप पीस के टाइम्स में, एक नॉर्मल टाइम में भी कोई ऐसी पॉलिसी फ्रेमिंग कर रहे हैं या ऐसा कोई एक्ट कर रहे हैं जिसके थ्रू आप किसी एक पर्टिकुलर एथनिसिटी का बर्थ कंट्रोल करना चाहते हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अंडर द जेनोसाइड। ठीक है, वो भी उन 5 एक्ट्स में से है जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड पर देखे थे, जिनको हम जेनोसाइड मानते हैं एज पर द जेनोसाइड कन्वेंशन। Then it says Article 1 refers to an obligation on the states not to commit genocide and prevent such events which have extraterritorial scope. Also, the Article 1 tries to restrain the states from committing genocide. ठीक है, क्या कहता है कि it is an obligation on the states that they should not commit acts which will be deemed as genocide under the Genocide Convention. The Article 3 is very important and it says इट लिस्ट आउट एक्ट दैट शैल बी पनिशेबल। तो कौन कौन से एक्ट्स हैं जो जेनोसाइड रिलेटेड है एंड विल बी पनिशेबल, वो बताए गए हैं आर्टिकल 3 में जेनोसाइड कन्वेंशन के। द फर्स्ट इज जेनोसाइड इटसेल्फ, द सेकंड इज कॉन्स्पिरेसी टू कमिट जेनोसाइड, द थर्ड इज डायरेक्ट एंड पब्लिक इंसाइटमेंट टू कमिट जेनोसाइड, यानी कि लोगों को उकसाना जेनोसाइड कमिट करने के लिए, अटेम्प्ट टू कमिट जेनोसाइड एंड कॉम्प्लिसिटी इन जेनोसाइड। ठीक है, ये सब चीजों को, इन 5 एक्ट्स को क्या कहा गया है? पनिशेबल माना गया है इस कन्वेंशन के आर्टिकल 3 में। साथ ही में जेनोसाइड कन्वेंशन का आर्टिकल 6 जो है वो क्लियरली कहता है कि जब भी एक्स्ट्राडिशन की बात होती है या जब whenever the question is about a convict or an accused who is accused of the charges or who is convicted of the charges of genocide, or the person is accused and the accusation involves genocide in all of them, then in that case extradition is compulsory। extradition क्या होता है? अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो do let us know in the comment below so that we can make a video further on that। ठीक है, तो एक्स्ट्राडिशन के लिए क्लियरली कहा गया है आर्टिकल 6 के अंदर कि जब भी जेनोसाइड इन्वॉल्व होगा किसी पर्सन के एक्ट में या उसके ऑफेंस में, तो उस व्यक्ति का एक्स्ट्राडिशन ऑब्लिगेटरी रूप से किया जाएगा। ठीक है, Article 9 explains that the dispute between the contracting parties and the states that any act of genocide shall be submitted to the International Court of Justice at the request of the parties to the dispute। यानी कि आर्टिकल 9 जो है वो आपका jurisdiction देता है ICJ को। ठीक है, jurisdiction to ICJ to try matters or disputes of disputes regarding these acts। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज, जेनोसाइड जो है उसके ऑफेंसेस का जो ट्रायल है वो आईसीसी में किया जाता है। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड और इज स्पेसिफिकली एस्टैब्लिश्ड टू ट्राई हीनियस ऑफेंसेस लाइक जेनोसाइड और वॉर क्राइम्स। ठीक है, सो ये मत बस भूलिएगा या कंफ्यूज मत होइएगा। अब आते हैं कि ये टॉपिक इतना ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्यों पूछा गया है, पिछले 2 साल से क्यों ये इतना हॉट टॉपिक बना हुआ है आपके क्लैट पीजी एग्जामिनेशन के लिए। सो जैसा कि हम सब जानते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो 2 एस्पेक्ट्स में पूछा जाता है, 2 एस्पेक्ट्स में पढ़ा जाता है। एक स्टैटिक पोर्शन है उसका, ठीक है, जिसमें ट्रेडिशनल टॉपिक्स आते हैं आप लोगों के, यूएन क्या है, यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या है, इंटरनेशनल पर्सनालिटी क्या है, ठीक है, और कुछ थियोरीज वगैरह है, ऑल दोज थिंग्स आर स्टडी। द अदर पोर्शन इज द करंट अफेयर पोर्शन। करंट अफेयर पोर्शन के लिए लाओ दिस टॉपिक वाज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि कुछ सालों से हम ये मसला जो है
सॉर्ट होता हुआ हमें नहीं नजर आ रहा है, विच इज रशिया यूक्रेन वॉर। रूसो यूक्रेन वॉर जो है वो चल रहा है कंटिन्यूअसली, जिसकी वजह से जेनोसाइड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया था हमारे पास्ट ईयर पेपर्स के लिए। एंड इनफैक्ट रशिया यूक्रेन वॉर इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इज अ वेरी हॉट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन और टू ऑल द क्लास क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स। सो रिसेंटली तो नहीं है, कुछ टाइम पहले यूक्रेन हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे के पास में यूक्रेन ने एक एप्लीकेशन डाला अगेंस्ट द रशियंस। ठीक है, रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये एप्लीकेशन डाला गया था। नाउ एक बार मैं यहाँ पे स्लाइड पे जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू द फैक्ट्स। The invasion of Ukraine by Russia and the ongoing crisis between the two countries is a classic case of genocide born out of ethnocentric clashes। ठीक है, क्या है, एथनिसिटी को लेकर के दोनों में डिफरेंसेस हैं, उसको लेकर के दोनों के बीच में क्लैशेस हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये एक आपके लिए क्लासिक एग्जाम्पल बन चुका है इंटरनेशनल लॉ का। एंड other disparities, Russia supported its military action by expressing its sole intention to protect Russian speaking Ukrainians from the genocide। Now Russians, what did the Russians do basically? अब मैं आपको एक बार छोटा सा एकदम ब्रीफ वे में एक स्टोरी बता देती हूँ कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूक्रेन, ठीक है, ईस्टर्न ईस्टर्न यूक्रेन जो है, ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर कुछ रशियन स्पीकिंग यूक्रेनियंस रहते थे। ठीक है, नाउ रशिया is trying to allege or accuse Ukraine of committing genocide of these eastern यूक्रेनियंस। ठीक है, जो ईस्ट में रशियन स्पीकिंग आपके यूक्रेनियंस हैं, रशियन स्पीकिंग यूक्रेनियंस, उनके जेनोसाइड के लिए अक्यूज कर रहा था रशिया यूक्रेन को। एंड इट सेड बिकॉज वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर रशियन स्पीकिंग यूक्रेनियंस वी आर सेंडिंग फोर्सेस, द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, इन्होंने क्या किया, आपके ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर मिलिट्री फोर्सेस को अलाउ कर दिया रशियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, जिसकी वजह से मिलिट्री ने वहां पर ओवरटेक कर लिया, अपना शासन करना शुरू कर दिया। एंड जो भी एट्रोसिटीज है वो आप आपने सबने देखी है, हम लोगों ने। सो ऑल दैट स्टार्टेड हैपनिंग। नाउ रशिया वाज सेइंग दैट हम तो अपने रशियन स्पीकिंग एथनिसिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वेयर एज यूक्रेन सेड इन इट्स एप्लीकेशन, जो यूक्रेन ने एप्लीकेशन लगाया आईसीजे में, वहां यूक्रेन ने कहा दैट दिस इज नॉट ट्रू। Okay, Russia is just trying to encroach our territorial sovereignty. It is just trying to enter our boundaries and it is using these people as an excuse। ठीक है, सो ये एक एक्सक्यूज की तरह इनके ऊपर होने वाला जेनोसाइड को यूज करा, जबकि इन रियलिटी देयर इज नो जेनोसाइड बीइंग कमिटेड ऑन द रशियन स्पीकिंग यूक्रेनियंस। क्लियर है? तो ये इन्होंने बोलते हुए यहाँ पर आपका आईसीजे में एप्लीकेशन लगाया था। एज अ रिस्पॉन्सिव मूव ऑफ द रशियन मिलिट्रीज इनटू द यूक्रेनियन बाउंड्री, द यूक्रेन अप्रोच द जेनोसाइड कन्वेंशन एंड एलिज रशिया ऑफ मिसयूजिंग द टर्म जेनोसाइड टू जस्टिफाई इट्स इलीगल इन्वेजन। आईसीजे एज अ रिजल्ट इशूड एन इंटरिम ऑर्डर डायरेक्टिंग रशिया टू इमीडिएटली विड्रॉ इट्स मिलिट्री ऑपरेशंस फ्रॉम यूक्रेन। ठीक है, सो आईसीजे जो है वो ऑलरेडी रशिया को ऑर्डर्स दे चुका है कि रशिया अपने मिलिट्री फोर्सेस को वहां से विड्रॉ कर ले और जो इन्वेड किया है उसने टेरिटरी, उसको वापस यूक्रेन को सौंप दे, यूक्रेन के एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रशिया यूक्रेन कंट्रोवर्सी एंड क्यों यहाँ पर जेनोसाइड का टर्म जो है वो बार बार इन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्यों आईसीजे का जो आपका एक तरीके से जुरिसडिक्शन है वो यहाँ कैसे इन्वोक हुआ है, ये पूरा आपका एक ब्रीफ हिस्ट्री था। नाउ देयर आर मोर केसेस ऑफ मोर लैंडमार्क केसेस ऑफ जेनोसाइड। वन अमंग्स देम इज द म्यांमार केस। नाउ जेनोसाइड अगेंस्ट द रोहिंग्यास was being accused in this particular situation। ठीक है, रोहिंग्यास क्या है, एन एथनिक रिलीजियस माइनॉरिटी इन द म्यांमार। रोहिंग्यास आर बेसिकली मुस्लिम इंडो आर्यंस। वी ऑल्सो हैव हर्ड, आप कुछ प्रीवियसली कुछ साल पहले ही आपका बांग्लादेश की तरफ से रोहिंग्यास के इंट्रूजन के बारे में न्यूज थी। सो वही रोहिंग्यास की यहाँ पर भी बात हो रही है। दे आर अ मुस्लिम माइनॉरिटी, मुस्लिम इंडो आर्यंस है वो, जिनके जो बेसिकली आप कह सकते हो कि आर नॉट सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर टेरिटरी। ओके, दे ट्राइंग टू इन्वेड इनटू डिफरेंट टेरिटरीज एंड उनको एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की तरह ट्रीट किया जा रहा है, बिकॉज हो सकता है कि वो प्रॉब्लमेटिक हो भी वहां की गवर्नमेंट के लिए, वहां के अथॉरिटीज के लिए, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सो इसीलिए उन लोगों से थोड़ा सा सब कोई दूर रहना चाहता है और उनको अपनी टेरिटरी से बाहर निकालना चाहता है। बट अगेन वायलेंस इज नॉट द आंसर, किलिंग देम और कंप्लीटली vanishing them from the earth is not the solution to it।
सो इन्हीं मुस्लिम इंडो आर्यन लोगों के अगेंस्ट जो रखीन स्टेट ऑफ म्यांमार में रहते थे, म्यांमार की गवर्नमेंट की एट्रोसिटीज को काउंट करवाते हुए, अक्यूज करते हुए, रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया ने 2019 में एक एप्लीकेशन जो है, या एक जो एक एप्लीकेशन जो है आईसीजे में दायर कर दी। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार कंसिडर्स रोहिंग्याज एज इलीगल इमिग्रेंट्स, ठीक है। म्यांमार के लोगों के हिसाब से या उनकी सरकार के हिसाब से रोहिंग्याज आर व्हाट, दे आर कंप्लीटली इलीगल इमिग्रेंट्स हु शुड नॉट बी अलाउड टू इंट्रूड इनटू द टेरिटरी ऑफ म्यांमार, ठीक है। उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है म्यांमार में रहने की, बट दे हैव ओनली इंट्रूडेड द टेरिटरीज। The result in the massive crisis in Myanmar, resulting in the persecution of Rohingyas, which was portrayed to the world as an internal armed conflict facilitated by the security threats from the Rohingyas. Now, the whole world was seeing this crisis as an internal आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इसको इंटरनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की तरह पूरी दुनिया देख रही है, और साथ ही में पीपल वर अक्यूजिंग म्यांमार ऑफ killing the Rohingyas or being brutal with the Rohingyas, whereas Rohingyas were portrayed as the threats to the security threats for the Myanmar government. The case of mass atrocities on Rohingyas was put forth by the Republic of Gambia in 2019, which is a Muslim majority country in West Africa, ठीक है। वेस्ट अफ्रीका की एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है जिसने ये पिटिशन जो है आईसीजे में डाली थी। द आईसीजे डायरेक्टेड म्यांमार टू रिजॉल्व द क्राइसिस विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम बाय implementing effective measures to prevent genocide against the Rohingyas. Now the ICJ has clearly said that whatever the issue is, you can sort it out or you can resolve it through peaceful tactics of peace in a peaceful manner, but the genocide against this particular ethnicity should be stopped ASAP. Now the third situation is a very brief discussion about instances where genocide has been committed in India as well. Okay, so in India, there is no particular law that defines genocide or that identifies genocide as an offense. Now, in India, there is no law specifically defines genocide, but India has a constitutional obligation under Article 15(1), ठीक है। Article 51 अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि there is an obligation on our country to abide by the international law and the treaties and international obligations that have been placed or imposed upon us, ठीक है। और उन्हीं impositions की वजह से, उन्हीं obligations की वजह से हम भले ही genocide को as an offense नहीं कहीं पर describe करते हैं, नहीं कहीं पर define करते हैं, but still if an instance of genocide is committed in India, we will be liable to answer to the whole nation, and the people who are behind those attacks will be responsible to be punished. It has been recommended to the legislature to give effect to these norms of genocide convention, and India has also ratified genocide convention in 1959. Okay, so this year is important. Now this is something that you must know. This could be asked in the examination. In 1984, anti-Sikh riots, पहला इंस्टेंस क्या है, 1984 में सिख रायट्स हुए थे, which most of the people are aware of, as a reaction to Indira Gandhi's assassination by her two Sikh bodyguards. The people of Congress party, the people, the supporters, and nationwide, the nation was completely burning. All the supporters of Indira Gandhi came to the grounds and they started burning the Sikh people. Delhi was burning in fire, Amritsar was burning in fire, and the whole Punjab was being destroyed. So that was a black period for the whole country, and for a very you can say a very rich state was going through a very bad phase, ठीक है। पंजाब एक agriculturally बहुत resourceful और बहुत rich land है, but the whole state was going through a very 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 rough patch, and the people belonging to the Sikh community all around the world were facing a kind of deterrent behavior from other people in the community, and in India they were facing a lot of violence, ठीक है। उनके घर जला दिए जाते थे, उन लोगों को जला दिया जाता था। So that was a brutal sight, and not something which could be talked about very easily. So in the wake of that assassination, the Sikh people were killed, and उसी को हम उसको genocide कह सकते हैं, क्योंकि the complete act of murdering people by the supporters of Indira Gandhi was oriented to the सिख कम्युनिटी, ठीक है। सिख कम्युनिटी और उनके रिलीजन के बेसिस पर ही उनका जो खात्मा है वो किया जा रहा था। आप जैसे कि समझ, मतलब ऐसा नहीं था कि
दंगे चल रहे थे और जो सामने आ रहा था उसको मार दिया जा रहा था, स्पेसिफिकली सिख पीपल वर स्पॉटेड एंड दे वर किल्ड। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन या एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप को ही खत्म किया जाता है, इसीलिए जेनोसाइड के एम्बिट में या जेनोसाइड के डेफिनेशन में फॉल होता है। देन देयर वाज भागलपुर राइट्स इन 1989, अ डिस्प्यूट टुक प्लेस between the Hindu and Muslim religious groups in Bihar during the Ramshala procession that led to mass killings of both the dharmas, ठीक है, both the religious groups। तो ये सब जब भी दंगे होते हैं और हम रिलीजियस स्पेसिफिक होकर के या एथनिक ग्रुप स्पेसिफिक होकर के मास किलिंग्स को देखते हैं, दे आर द इंस्टेंसेस ऑफ, और दे कैन बी कंसिडर द इंस्टेंसेस ऑफ जेनोसाइड्स। ठीक है, चलो आई होप ये लेक्चर सबको समझ में आया होगा, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, जितना भी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ शेयर किया वो आप लोगों के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से फ्रूटफुल हो। अगर कोई डाउट्स हैं तो डू पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन, ऑल्सो डू लेट मी नो if there are more topics which we can cover on our YouTube channel, through our YouTube videos, so that all the CLAT PG aspirants can be helped by LEAC. Bye guys, have a great day.